Welcome, dear friends. And today we are going to talk on National Education Policy 2020. तो इस पॉलिसी की काफ़ी चर्चा है और ये इस पॉलिसी की काफ़ी तारीफ भी हुई नेशनली। और आलोचना करने वाले तो हर जगह हर चीज़ में कमी ढूंढते ही हैं, लेकिन ये मतलब 34 साल बाद हम एक देख रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे के बाद भारत की शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की वकालत की गई है। कुछ उसी तरह की चर्चा है जिस तरीके से 1991 में भारत की मरती हुई अवस्था, भारत की सड़ती हुई अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में लाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय और अपोजिशन के जो नेता थे, क्योंकि जिस तरह का यू टर्न भारत की आर्थिक व्यवस्था में लाने की वकालत की गई थी, बिना विपक्ष को साथ में लिए संभव नहीं था। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, किसी भी देश के भविष्य के निर्माण के लिए, किसी भी देश के वर्तमान को सुधारने के लिए, एक दूरगामी प्रभाव लाने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा टूल होता है, बहुत बड़ा साधन होता है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर हम कहें तो शिक्षा व्यवस्था मतलब शिक्षक उसको देने वाली व्यवस्था के केंद्र बिंदु में होता है। और उसको लेकर चाणक्य कहते हैं कि उत्थान और पतन किसी भी देश का, किसी भी सभ्यता का शिक्षक की गोद में होता है। और शिक्षक जब तक एम्पावर्ड नहीं होगा, शिक्षक जब तक सबल नहीं होगा, शिक्षक जब तक जागरूक नहीं होगा, शिक्षक जब तक भविष्यवेत्ता नहीं होगा, शिक्षक जब तक संघर्ष के रास्ते पर भविष्य की पीढ़ी को चलाने वाला नहीं होगा, तब तक देश का भविष्य सुधर नहीं सकता है। तो इस भविष्य को सुधारने की सारी जिम्मेदारी अगर शिक्षक पर है, तो शिक्षक को भी सुधरने की ज़रूरत है। शिक्षक को भी, जैसे कहा जाता था कि कहीं जॉब नहीं मिला तो शिक्षक बन गए, बीएड की डिग्री ले लिया और वो शिक्षक बन गए। और ऐसे एक्सीडेंटल टीचर की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश हुआ है, मेरा मानना है। और जो आगे बढ़ने की हवस है, जो आगे बढ़ने की जो किन प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, डिमेरिट्स हैं, जिस पर हम बहुत चर्चा नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी वजह से बहुत सारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है। तो कहीं न कहीं आज जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में केवल शिक्षकों को ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों के हित का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा विषय का चुनाव किस प्रकार किया जाए। इन सब बातों पर क्या केवल कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाने से बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो संभव हो पाएगा? क्या वोकेशनल एजुकेशन, जिससे कि भारत के अगर गाँव में देखें तो गाँव की जो संरचना थी, उस गाँव में अलग अलग जाति के लोग रहते थे, वो जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी आज के परिप्रेक्ष्य में। जिस रूप से भी उसको परिभाषित कर जाएँ, उस ज़माने में वो सारी स्किल्ड की व्यवस्थाएं होती थी। हर हुनर को जानने वाले लोग होते थे और हर हुनर के लोग अपने अपने काम को करते थे। और वो जिस बढ़ई का काम करने वाला, कारपेंटर का काम करने वाला, उसकी एक्सपर्टीज़ थी, सुनार का काम करने वाला, उसकी एक्सपर्टीज़ थी। और वो एक स्किल्ड वर्कर की एक पूरी सोसाइटी थी। पुराने ज़माने में एक गांव में सारे जो है जाति के लोग, मतलब सारे स्किल्ड, हर गांव में इसकी ज़रूरत थी। तो पंडित भी दिखाई देता था, नाई भी दिखाई देता था, कारपेंटर भी दिखाई देता, सुनार भी दिखाई देता, लोहार भी होता था, और सारे लोग होते थे। और सबके अपने अलग अलग टोले होते थे, जिसको हिंदी में टोला कहते हैं। एक अलग अलग पॉकेट जैसे कर लीजिए, सेक्टर 1 द्वारका, सेक्टर 5, सेक्टर 6, ऐसे करके गांव में छोटे छोटे यूनिट्स होते थे, जिसमें 4-5 घर के हर जाति, हर स्किल्ड वर्कर के हुआ करते थे। बाद के में काल में चूँकि समाज उसको समझ नहीं पाया और बाहर से आक्रमण भी होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और उसको हम जाति व्यवस्था का आज नाम दे रहे हैं। और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने अपने हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाने वाले उसकी वकालत करते हैं, जो भी है। खैर, तो नई जो शिक्षा व्यवस्था है, इन सारे जो जो दिमाग में पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को और देश को एक नए मुकाम पर, जब आप चाइना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक व्यवस्था में भारत की जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट में अपने प्रेजेंस को रखना चाहते हैं,
तो आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, जैसे मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए आप, तो वैसी शिक्षा व्यवस्था में जो गर्ल्स, जो वुमेन का एम्पावरमेंट है, बहुत कम दिखाई देता है। लड़कियों को अभी भी मेन स्ट्रीम के स्कूलों में नहीं भेजा जाता है। तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ पाएँगे आप। तो वो जो वर्ग डेवलप होगा, वो समाज के मेन स्ट्रीम में नहीं होगा, वो कहीं न कहीं मार्जिनलाइज़ होगा। और वो अगर मान लो कहीं से किसी खुदा न खास्ते वो किसी को जॉब मिल भी गया, तो वैसे लोगों वैसी जो शिक्षा व्यवस्था से जो उपजे हुए लोग हैं, चाहे वो हम कहीं भी करें, चाहे गुरुकुल की व्यवस्था है, क्योंकि देख लीजिए, अगर वहाँ पर मतलब मॉडर्न एजुकेशन को हम नहीं इम्पार्ट कर पा रहे हैं, तो वैसे लोग जो मतलब जो समाज में आएँगे, तो वो उनका एकांकी सोच होगा, उनकी सोच जो है बहुत प्रोग्रेसिव नहीं होगी, इंक्लूसिव नहीं होगी, और साथ ही साथ वहाँ पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंक्लूसिव सोसाइटी की बातें की जा रही हैं, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। अगर नहीं हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं आप समाज में उस वर्ग को मार्जिनलाइज़्ड भी कर रहे हैं, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मार्जिनलाइज़ भी कर रहा है, वो खुद भी वर्ग मार्जिनलाइज़ हो रहा है, वो खुद भी समस्या है, और समाज के लिए और देश के लिए, संविधान सबके लिए समस्या बन जाएगा। इसलिए हर तरह की शिक्षा व्यवस्था इस भारत भूमि में जो भी लोग रहते हैं, उन सारी शिक्षा व्यवस्थाओं पर कंट्रोल स्टेट का होना ज़रूरी है। खैर, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हम एक बार सिंहावलोकन करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्या है इसमें। What is an educational policy? The educational policy refers to the principles, guidelines, and regulations that govern the operation and direction of education systems. It encompasses decisions made at various levels, local, state, and federal, that influence how education is delivered, funded, and assessed. Key aspects of एजुकेशनल पॉलिसी इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। करिकुलम स्टैंडर्ड्स, इस्टेब्लिशिंग व्हाट सब्जेक्ट्स एंड कंटेंट शुड बी टॉट इन स्कूल्स, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, फंडिंग, डिटरमाइनिंग how resources are allocated, including budget decisions for schools and their programs. Teacher qualifications, setting requirements for teacher certification and professional development. Fourth point, assessment and accountability, creating standards for evaluating student performance and school effectiveness. Fifth point, access and equity, ensuring that all students have equal opportunities to receive a quality education, addressing disparities based on socio-economic status, race और जोग्राफी। तो एक्सेस एंड इक्वल इक्विटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विटी की बात तो हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लानिंग की हम बात करते हैं, तो प्लान जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उसमें इक्विटी भी है, एक मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ एंड इक्विटी। तो इक्विटी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो एक्सेस एंड इक्विटी, इंश्योरिंग दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबर का उनका जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो सरकार के द्वारा जो साधन दिए गए हैं उसको प्राप्त करने की के लिए जो प्रयास सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के तहत सबको सुलभता के साथ प्राप्त हो जाए, सबके लिए एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि वो अपॉर्चुनिटी कुछ खास वर्ग के लिए हो, ठीक है। तो उसकी उपलब्धता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो ensuring that all students have equal opportunities to receive a quality education, addressing disparities based on socio-economic status, और किसी प्रकार का जोग्राफी के आधार पर, रेस के आधार पर, कलर के आधार पर, रीजन के आधार पर जो डिस्पैरिटीज़ है सामाजिक, वो सब नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल एजुकेशनल पॉलिसी aims to improve educational outcomes and promote fairness in access, ठीक है। तो ये सबके लिए बराबर एक्सेस हो, सबके लिए ओवरऑल जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एजुकेशन पॉलिसी एम करती, क्या इसका एम है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो एजुकेशनल आउटकम्स एंड प्रमोट फेयरनेस इन एक्सेस टू, ठीक है। सारे जो साधन हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, उसको एक्सेस करने में आसानी हो, ये उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
अब हम इसको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम अगले उसमें वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक यू।